Presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe this channel. Chapter 14 फलों की खेती का अध्ययन सेकंड अंक 5। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए 5 अंक का एक नया चैप्टर आपके लिए भेज रहा हूं, जो आपकी सफलता में 5 अंक लगाएगा। आज मैं आपको फसल उत्पादन का दूसरा ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो 5 अंक का है। वो वहां से मैं आपको 6 प्रश्न बताऊंगा, उनमें से आपको मिल जाएंगे। आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें। तो उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 40 और चैप्टर का नाम है फलों की खेती का अध्ययन। फलों की खेती का अध्ययन सेकंड। ये जो चैप्टर है वो 5 अंक का है। अंक 5। इसमें हम कौन कौन सी खेतियों के बारे में पढ़ेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। आम की खेती के बारे में पढ़ेंगे, अमरूद पढ़ेंगे, आंवला पढ़ोगे और नींबू के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 खेतियां हैं, इनके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आम की खेती के बारे में। यहां मैं लिख देता हूं आम की खेती। आम की खेती में हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्न हमारा आएगा कि आम की खेती का वर्णन विस्तार से कीजिए, या विस्तार से तो नहीं पूछेगा, परंतु आम की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो शीर्षक उसमें दिए होंगे उनके बारे में हमें बताना होगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों के बारे में पूछ सकता है। तो पहला नाम है वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम। दूसरा कुल। कुल के बारे में पूछेगा। पहला वो वानस्पतिक नाम पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा? कुल पूछेगा। तीसरी हेडिंग पूछेगा वो जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान के बारे में पूछ सकता है। अगली हेडिंग है गुणसूत्र संख्या। फलों वाली खेती में ही गुणसूत्र संख्या को पूछता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी गुणसूत्र संख्या भी लिख लेंगे। इसके बाद इसकी जलवायु भी पूछेगा कि भाई कैसी जलवायु में आम का पौधा उगता है। इसके बाद इसकी उन्नतशील जातियां पूछेगा कि कौन सी जाति हमें उगानी चाहिए। तो उन्नतशील जातियां हो गई। नंबर 7 देखेंगे रोपाई का समय। इसकी रोपाई का समय कब होता है। इसके बाद नंबर 8 पे देखेंगे हम इसका प्रसारण। प्रसारण के बारे में जानकारी लेंगे। प्रसारण को हम प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रवर्धन कैसे करना है इसका, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। अगला है 9 पौधों की दूरी। यानी नंबर 8 9 पे हमने लिखा है कि पौधे, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी क्या रहेगी, यानी अंतरण। इसको हम अंतरण भी बोल सकते हैं। तो अंतरण लिख दिया हम यहाँ पे। तो पौधे से पौधे की दूरी या अंतरण। इसके बाद अगली हेडिंग होगी अंतरासस्यन। अंतरा
सस्यन। तो इसके बाद हम अंतरा सस्यन के बारे में पढ़ेंगे। अंतरा सस्यन के बाद पढ़ेंगे कटाई छटाई। तो कटाई छटाई के बारे में पढ़ेंगे। कटाई छटाई के बाद फूलने फलने का समय। फूलने फलने का समय। फूलने फलने के समय के बाद देखेंगे उपज, इससे कितनी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद रोग, रोग, और इसके बाद अगली आइटम होगी कीट। तो इन हेडिंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ अब जो आगे की खेती है सब में यही हेडिंग रहती है, सेम टू सेम। कुछ हेडिंग होंगी जो हट जाएंगी, इसमें से कम हो जाएंगी। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आम की खेती। तो आम की खेती का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसका कुल क्या होता है? तो इसका कुल होता है एना कार्डियेसी। इसका कुल क्या होता है? कुल होता है इसका एना कार्डियेसी। अब तीसरी हेडिंग की बारे में बात करते हैं कि भाई इसका जन्म कहाँ होता है, क्या कौन से देश को इसका जन्म स्थान माना गया है। तो इसका जो जन्म स्थान माना गया है वो भारत को माना गया है, अपने देश को ही इसका जन्म स्थान माना गया है। अब इसके बारे में देखते हैं कि भाई इसका जो गुणसूत्र है वो कितना है। तो जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है इसकी 2n बराबर 2n इक्वल 40, यानी 2n बराबर 40 क्या होता है इसका गुणसूत्र संख्या होती है। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई आम के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आम के लिए उष्ण या उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आम के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? आम के लिए उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आम की वृद्धि पर तापमान का विशेष प्रभाव पड़ता है। जब आम की वृद्धि होती है तो उस समय जो तापमान होता है उसका इसके ऊपर, इसकी खेती के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद देखते हैं उन्नतशील जातियां। तो इसकी कौन कौन सी उन्नतशील जातियां हैं वो हम देखते हैं। दशहरी, आपने नाम सुना होगा, लंगड़ा, चौसा, गोपाल भोग, अब इसकी और उन्नतशील जातियां देखते हैं। इसके आगे गोपाल भोग के बाद आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, ये इसकी क्या है उन्नतशील जातियां हैं। कौन कौन सी है? दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, गोपाल भोग, आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु। इसके बाद भी बहुत सारी हैं, तैमूर है, नीलम है, ठीक है। ये क्या है इसकी, और भी चंद्रकरण, स्ट्रॉबेरी भी इसकी जातियां हैं। तो हम यहाँ पे इतनी ही देख रहे हैं। अगला है रोपाई का समय। इसकी रोपाई कब की जाती है? आम की रोपाई कब की जाती है? तो आम के जब पौधे होते हैं, जब पौधे हम बनाते हैं तो उनकी रोपाई हमें वर्षा ऋतु में करना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि आम की रोपाई वर्षा ऋतु में करना चाहिए, या हम लिख सकते हैं समय लिखना है तो जून जुलाई में, जून से जुलाई में आम की रोपाई करना चाहिए। तो आम की रोपाई कब करना चाहिए? जून से जुलाई में आम की रोपाई करना चाहिए। अब अगली हेडिंग है आम का प्रसारण। तो प्रसारण को हम प्रवर्धन या प्रोपेगेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम इसका प्रोपेगेशन कैसे करते हैं? प्रसारण का मतलब होता है आम को कैसे लगाया जाता है। आजकल की जो पद्धति है उस तरीके से। तो आम का जो प्रसारण है वो दो तरीकों से होता है।
पहला तो हम बीज के द्वारा प्रसारण कर सकते हैं, परंतु बीज के द्वारा जो पौधा हम प्राप्त करते हैं वो काफी दिनों में फल देता है, कम से कम 8 से 10 साल बाद वो हमें फल प्राप्त होते हैं उससे। और दूसरा होता है वानस्पतिक प्रसारण। आपने चैप्टर 12 पढ़ा होगा प्रसारण के बारे में, तो उसमें वहां पे लैंगिक व अलैंगिक प्रसारण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो प्रसारण हम कह रहे हैं कि आम का प्रसारण बीज व वानस्पतिक दोनों विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो आम का प्रसारण कौन कौन सी विधियां, बीज के द्वारा व वनस्पति दोनों के द्वारा हम करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं बीज व वनस्पति, बीज व वानस्पतिक प्रसारण हम कर सकते हैं। इसके बाद हम कौन कौन सी विधियों के द्वारा, वानस्पतिक प्रसारण में विधियां हैं, तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा वानस्पतिक प्रसारण हम करते हैं, तो वो है इनार्चिंग विधि, इनार्चिंग विधि, और इसके अलावा भी ग्राफ्टिंग है, भेंट कलम है, वो भी मैं लिखे देता हूं। ग्राफ्टिंग, भेंट कलम, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आम का प्रसारण कर सकते हैं। अब अगली है पौधों की दूरी या अंतरण। एक अंतरण का मतलब होता है अंतर कितना, एक पौधे से दूसरे पौधों के मध्य कितना अंतर रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो प्रकार से हम यहाँ पे अंतरण को देखते हैं। आम के पौधों की दूरी वैसे देखा जाए तो हम 10 × 10 मीटर रखते हैं, 10 × 10 मीटर क्या रखेंगे, आम के पौधे की दूरी रखते हैं। यदि उन्नतशील जातियां हैं, कैसी, या बौनी जातियां हैं, उन्नतशील जातियों में भी कैसी जातियां हैं, बौनी जातियां हैं, तो बौनी जातियों का जो आम के पौधे होते हैं उनके लिए हम दूरी रखते हैं 2.5 × 2.5 मीटर, 2.5 × 2.5 मीटर। तो जो बौनी जातियां हैं, जो मैंने अभी ऊपर जातियां बताई, आम्रपाली है, मल्लिका है, सिंधु है, ये कैसी जातियां हैं, वो आम की बौनी जातियां हैं। कम जगह में ही ये क्या कर लेती हैं, अपनी ग्रोथ करके फल देने लगती है। अब है अंतरासस्यन। अंतरासस्यन क्या होता है, आम के जो पौधे होते हैं, जैसे आम के पौधे हमने 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाए, जब 10 × 10 मीटर की दूरी पर आम के पौधे को लगाएंगे तो बीच में जो जमीन है वो काफी कैसी रहेगी, खाली रहेगी। अब उस खाली पड़ी भूमि का ही हमें क्या करना है, उपयोग करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरासस्यन कहते हैं। खरीफ ऋतु में हम क्या लगा देते हैं, बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, ये लगा देते हैं। और रबी ऋतु में जैसे प्याज, सलगम, गोभी आदि को उगाकर उस जगह की क्या करते हैं, वहां से हम कुछ आय प्राप्त करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरासस्यन कहते हैं। तो अंतरासस्यन आपको समझ में आ गया होगा। आम के पौधों की बीच की दूरी को, जो आम के पौधे उनकी बीच की दूरी को, उस जो बीच की दूरी है उसका लाभ लेने के लिए हम क्या करते हैं, खरीफ ऋतु में मिर्च है, टमाटर है, बैगन है आदि उगा लेते हैं, और रबी ऋतु में प्याज है, गोभी है, शलजम है आदि उगाकर हम क्या करते हैं, उस जगह का क्या करते हैं, लाभ ले लेते हैं। तो ये होता है हमारा अंतरासस्यन। अब आई बात कटाई छटाई की। क्योंकि आम में पौधों में जो बड़े पौधे होते हैं उसकी कटाई छटाई करनी पड़ती है। तो जो आम के पौधे हैं उनकी क्या, जैसे हम बोलेंगे कटाई छटाई हेडिंग आ जाए तो उसमें लिखेंगे आम के पौधे की सूखी रोगग्रस्त शाखाओं को, यानी जो सूख गई है शाखा उनको काट देना चाहिए। रोगग्रस्त कोई शाखा है, कोई किसी की शाखा पर रोग लग गया है उसको काट देना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई शाखाओं को हटा देना चाहिए। पौधा ज्यादा घना है तो उसमें जगह जगह बिल्डिंग कर देना चाहिए, और उसी को हम क्या कहते हैं, कटाई छटाई कहते हैं। क्यों करते हैं कटाई छटाई, अरे कटाई छटाई करेंगे तभी क्या होगा, आगे नई शाखाएं बनेंगी, और क्योंकि हमें पता है कि 1 साल पुरानी शाखाओं पर ही क्या बनते हैं, फल बनते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी कटाई छटाई करेंगे। अब अगली हेडिंग है फूलने फलने का समय। कि भाई आम का जो पौधा है वो कब फल व फूल देता है। तो जो आम का जो पौधा है वो उत्तरी भारत में जनवरी या फरवरी में फूल देने लगता है। आम का जो पौधा है वो उत्तरी भारत में कब फल फूल देता है, फूल कब देने लगता है, जनवरी फरवरी में। और 4 महीने बाद जो फूल होते हैं, वैसे देखा जाए तो फूल देता है तो 2-3 सप्ताह तक, 4 से 5 सप्ताह तक क्या है, फूल आते जाते हैं, गिरते रहते हैं, आते जाते हैं, गिरते रहते हैं, यानी फूल ही बनना चलता है। उसके जब फूल बन जाते हैं तो 4 महीने बाद फल पककर फल बनकर तैयार हो जाते हैं, और उन फलों को तोड़कर हम मार्केट में बेच सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं उपज की। तो उपज में मैं बता दूं आपको, उपज में क्या है। अब हम बात करेंगे उपज कौन से पौधे की, बीजू पौधे की। जो बीजू पौधे हैं, बीज के द्वारा जो पौधे प्राप्त होते हैं, उनसे हमें चौथे वर्ष से हमें फल प्राप्त होने लगते हैं। पर चौथे वर्ष हमें कितने फल प्राप्त होते हैं, 10-15 फल। छठवें वर्ष 50 के आसपास फल। ऐसे ही 10वें वर्ष 100 से 150 फल। और फिर 15वें वर्ष हमें कितने फल मिलते हैं, 10वें वर्ष हमें 400 से 500 फल भी मिल जाते हैं। और 15वें वर्ष हमें कितने मिलेंगे, 2000 के आसपास फल मिलते हैं। और इसके बाद प्रति वर्ष 2 से 4000 फल हमें प्राप्त होते रहते हैं। ये हमारे आम की उपज होती है। तो उपज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फूलने फलने का समय मैं यहाँ पे लिख देता हूं जनवरी से फरवरी में क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। और इसके फूल 3 से 4 सप्ताह तक बनते बिगड़ते रहते हैं। इसके बाद 4 महीने बाद फल बन जाते हैं। उपज में मैंने क्या बताया था, उपज में बताया कि बीज द्वारा जो पौधे प्राप्त होते हैं उनको हमें चौथे वर्ष से फल 10 से 15 फल, छठे वर्ष 50 से 75 फल, और इसके बाद 10वें वर्ष 400 से 500 फल, और 15वें वर्ष 15 से 2000 के बीच में फल मिलने लगते हैं। और इसके बाद प्रत्येक वर्ष 2 से 4000 फल हमें प्रति वर्ष मिलते रहते हैं। रोग कौन कौन से लगते हैं इसमें, तो रोग के नाम, रोग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो रोग कौन कौन से लगते हैं, तो रोग देखते हैं कि एंथ्रेक्नोज, इसमें पहला रोग है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज। दूसरा ब्लैक टिप, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यानी जो चौंच टाइप की होती है नीचे, वहां क्या है, काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। तीसरा क्या है वो देखते हैं, तो नेक्रोसिस रोग होता है इसमें, नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस हो गया। इसके बाद अगला है मैंगो मॉल फॉर्मेशन, तो माल फॉर्मेशन, तो मैंगो मॉल फॉर्मेशन भी इसमें लगता है। तो ये 4 हमने रोगों के नाम लिखे हैं, एंथ्रेक्नोज, ब्लैक टेप, नेक्रोसिस और मॉल फॉर्मेशन। ये क्या है, इसके रोग हैं। कीट कौन कौन से लगते हैं, कीट यहां पे लिख रहा हूं मैं। कीट है फल मक्खी, यानी एक फल में क्या लगेगी, मक्खी लगती है। दूसरा माहू भी लगता है, माहू को चेपा भी बोलते हैं, तो माहू या चेपा लगता है। दीमक लगती है, नीचे से जो पौधा है ये हमारा, यहाँ पे क्या है, दीमक इसे यहाँ पे आक्रमण कर देती है आसपास के इलाके में, ठीक है। तो दीमक भी लगती है, और तना छेदक कीट भी इसमें आक्रमण करता है, तो तना छेदक कीट भी इसमें है। अब हम देखते हैं जल्दी से, एक बार रिपीट करते हैं इसको, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आम का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका, और इसका जो कुल है वो है एनाकार्डियेसी। जन्म स्थान इसका क्या है, भारत है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 40। जलवायु, आम की खेती के लिए उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आम की वृद्धि पर तापक्रम का विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उन्नतशील जातियां। तो उन्नतशील जातियां कौन कौन सी हैं, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, गोपाल भोग है, आम्रपाली है, मल्लिका है, सिंधु है। इसके अलावा भी ढेर सारी वेरायटी है, जो आपको याद हो वो भी आप 2-4 वेरायटियां कर सकते हो। इसके बाद रोपाई का समय, तो आम की रोपाई कब की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। वर्षा ऋतु में कब आती है, जून जुलाई में, तो जून जुलाई लिख सकते हैं, या वर्षा ऋतु, दोनों को ही लिख सकते हैं। प्रसारण या प्रवर्धन, आम का प्रसारण कैसे करते हैं, तो जो आम का प्रसारण है वो बीज व वानस्पतिक दोनों विधियों के द्वारा होता है। परंतु आजकल क्या है, कौन सी विधि प्रचलन में, वानस्पतिक विधि आजकल ज्यादा प्रचलन है, तो हम उसका ही उपयोग करते हैं। और वानस्पतिक विधि में इनार्चिंग विधि, ग्राफ्टिंग विधि, भेंट कलम आदि के द्वारा हम आम का प्रसारण कर सकते हैं। अगली हेडिंग है पौधों की दूरी, या पौधे से पौधे की दूरी, या अंतरण, कैसे ही पूछ सकते हैं पौधों की दूरी। तो उसमें पूछेगा, तो आम के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी, जो बीजू पौधे होते हैं उनमें 10 × 10 मीटर
हम रखते हैं, क्योंकि उनके पेड़ का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। यदि उन कैसी वेराइटी है, बौनी जातियां हैं, तो उनके लिए हम कितना रखते हैं, 2.5 इंटू 2.5 मीटर आपस की दूरी रखते हैं। अंतरासेशन, तो सूखी रोगग्रस्त शाखाओं को या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई शाखाओं को, घनी शाखाओं को हमें क्या कर देना चाहिए, पौधे से काट देना चाहिए। क्यों काटते हैं, क्योंकि 1 साल पुरानी शाखाओं पर ही क्या बनेंगे, फल फूल बनेंगे। जिस जगह से वो शाखाएं काटी हैं, तो अगले साल वहां पे नई शाखा वृद्धि करेगी, और नई शाखा जब वृद्धि करेगी तो वहां पे क्या होगा, फल फूल अगले साल बनेंगे वहां पे। अगला है फूलने फलने का समय। तो हम देखते हैं कि जो आम है, उत्तर भारत में देखा जाए तो आम जनवरी फरवरी में फूल व फूल देने लगता है, और उसके 4 महीने बाद क्या करने लगता है, फल बनकर तैयार हो जाते। तो फूलने फलने का समय कब है, जनवरी फरवरी है। तो हम लिखेंगे कि आम उत्तरी भारत में जनवरी फरवरी में फूल देने लगता है और 2-3 सप्ताह तक फूल देता है। इसके बाद 4 महीने में फल बनकर तैयार हो जाता है। उपज के बारे में देखते हैं। तो आम के बीजू पौधे की उपज चौथे वर्ष 10 से 15 फल, छठे वर्ष 50 से 75 फल, 10वें वर्ष 400 से 500 फल, और 15वें वर्ष 2000 के लगभग 1500 से 2000 फल। इसके बाद 2 से 4000 फल प्रति पौधा हमें मिलता रहता है। इसके बाद रोग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एंथ्रेक्नोज है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है, नेक्रोसिस है, मैंगो मॉर्फोर्मिस है, यानी आम का एक मॉर्फोर्मिस रोग भी है। इसके बाद कीट भी हमने लिखे थे, कील है, कीट कौन कौन से है, फलमक्खी है, दीमक है, चैपा है या तनाछेदक, ये क्या है, इसके कीट है। तो ये आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगली खेती हम देखते हैं अमरूद की। अमरूद की खेती के बारे में देखते हैं हम। अमरूद का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सीडियम गुआजावा। क्या होता है, सीडियम सीडियम गुआजावा। तो अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है, सीडियम गुआजावा, और कुल है इसका मिर्टेसी। कुल क्या है, मिर्टेसी। जन्मस्थान उष्ण अमेरिका, उष्ण अमेरिका। उष्ण अमेरिका को अमरूद का हम क्या मानते हैं, जन्म स्थान मानते हैं। इसके बाद बात आती है गुणसूत्र संख्या की। तो अमरूद की जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 22,33, यानी इसकी जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 22 व 2n बराबर 33 दोनों ही होती है। जलवायु की बात करते हैं तो इसकी भी जलवायु आम की जलवायु जैसी ही है। तो इसके लिए भी हमें कैसी जलवायु चाहिए, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। तो अमरूद के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता है, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। हम कैसे लिखेंगे, अमरूद की खेती के लिए उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं उन्नतशील जातियां की। तो इसकी उन्नतशील जातियां कौन कौन सी हैं, इलाहाबादी सफेदा। पहली जाति का नाम क्या है, इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49,
इसकी दूसरी जाति का नाम क्या है? लखनऊ 49। ये कैसी जाति है? इसकी बहुत अच्छी जातियां हैं ये जो हमने लिखी हैं। इसके बाद लाल अमरूद, नासिक, ठीक है, इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, नासिक और लाल अमरूद, हरीजा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हरीजा है। और एक तुम्हारी ग्वालियर 27, ये एमपी की वैरायटी है, ग्वालियर से विकसित हुई है, ग्वालियर 27। तो ये इसकी कैसी है? 79 जातियां, इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, लाल अमरूद, हरीजा, ग्वालियर 27, नासिक, ये 79 जातियां अमरूद की हैं। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है? रोपाई का समय। तो रोपाई कब करते हैं? जितने भी हम फलों वाली खेतियों को लगाते हैं वो ज्यादातर हम वर्षा ऋतु में ही लगाते हैं, इसलिए इसकी रोपाई का समय भी क्या होता है? जून, मई से जून या वर्षा ऋतु। हम लिखेंगे अमरूद की रोपाई का समय वर्षा ऋतु काल या मई जून में करती है, या जून जुलाई भी लिख सकते हो। प्रसारण, सेम आम की तरह, जैसा हमने आम में पढ़ा था प्रसारण, वैसा ही यहाँ पर भी है। अमरूद का प्रसारण वानस्पतिक व बीज द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है, परंतु आजकल वानस्पतिक विधि अधिक प्रचलन में है और इसलिए हम वानस्पतिक विधि के द्वारा इसका प्रसारण करते हैं। वानस्पतिक कौन कौन सी विधि है जिनके द्वारा हम इसका प्रसारण करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो इनार्चिंग आम में हमने पढ़ी थी, उसके अलावा क्या है वो हम देखते हैं। तो दाव कलम, उसके अलावा हम दाव कलम, इनार्चिंग हो ही गया आपका। इनार्चिंग के अलावा क्या है? दाव कलम है, कर्तन है यानी कटिंग, टीकलकायन है, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसका वानस्पतिक, अमरूद का वानस्पतिक प्रसारण कर सकते हैं। अब देखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो हम इसके जो पौधे से, एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रखते हैं वो रखते हैं 6 × 6 मीटर। 6 × पौधे की दूरी क्या रखते हैं? 6 × 6 मीटर रखते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी। अगला है अंतरासेचन। अंतरासेचन मैंने आपको पहले भी बताया था, वही अब है कि अंतरासेचन में क्या करते हैं? अमरूद के पौधे दूर दूर खेतों में लगाए जाते हैं और बीच में कली पड़ी खाली जगह का सदुपयोग करने के लिए इसमें हम छोटी फसलों के पौधे लगा देते हैं। इसी को हम क्या करते हैं? अंतरासेचन कहते हैं। कटाई छटाई, तो अमरूद के पौधों में वही सेम आम में जो लिखा था, सभी जितने भी फल होंगे उनमें सेम यही रखेंगे, कटाई छटाई, परंतु ज्यादा अकेला में मत कर देना। कटाई छटाई, तो कटाई छटाई का क्या समय है इसका? कटाई छटाई क्यों करते हैं? तो अमरूद के पौधों में रोगी, कमजोर, सूखी, रोगग्रस्त शाखाओं को हमें क्या कर देना चाहिए? या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई शाखाओं को काट देना चाहिए, या ज्यादा ऊंची शाखाएं जा रही उनको काट देना चाहिए। क्यों काटते हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। फूलने फलने का समय, तो इसमें फूलने फलने का समय क्या है? तो अमरूद के जो पौधे होते हैं वो वर्ष में 3 बार फल फूल देते हैं। कितनी बार देते हैं? वर्ष में 3 बार। अमरूद के जो पौधे हैं वो वर्ष में 3 बार फल देते हैं। कौन कौन सी बार देते हैं वो हम यहाँ पे बता रहा हूं आपको। अम्बे बहार, मृग बहार और हस्तवार। ये हमारी 3 बहार है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमरूद की बहारों को समझाइए, तो आपको बतानी पड़ेगी कि अमरूद की बहार क्या है और इसके बारे में। तो अम्बे बहार यहाँ पे लिखा हुआ है, मृग बहार, हस्तवार, यानी फूलने फलने का समय 3 बार, वर्ष में 3 बार हम इसको फलते फूलते हैं अमरूद। तो अम्बे बहार के बारे में देखते हैं। अम्बे बहार का फूल कब बनता है? फरवरी मार्च में आता है। अम्बे बहार में जो फूल आते हैं वो कब आते हैं? फरवरी मार्च में आते हैं और इसके फल जून जुलाई में पककर तैयार हो जाते हैं। परंतु इस बहार को हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस बहार के जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं तथा कम मीठे होते हैं, इसलिए हम अम्बे बहार को हम क्या नहीं करते? इसको लाइक नहीं करते हैं, इसके फलों को हम नहीं लेते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा अम्बेवार हो गया। अब हम देखते हैं मृगवार के बारे में। मृगवार के बारे में देखते हैं, तो जो मृगवार है उसके फूल कब आते हैं? जुलाई से सितंबर तक आते हैं। कब आते हैं? जुलाई से मृगवार के फूल कब आते हैं? जुलाई से सितंबर तक आते हैं। और यह फसल कब पकती है हमारी? यह फसल नवंबर में पककर तैयार हो जाती है। नवंबर से जनवरी तक पककर तैयार हो जाती है। ये जो फसल होती है, ये जो मृगवार है, इसके फल आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत काफी बड़े बड़े होते हैं। और यही फसल हम खाने के योग्य मानते हैं। इस फसल के फल ज्यादातर हम खाने में प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं हस्तवार। ये हो गया हमारा। इसके बाद हस्तवार पढ़ते हैं। तो जो हस्तवार है, इसके फूल कब आते हैं? मई जून में आते हैं। कब आते हैं? मई जून में। तो मई से जून में इसके फल आते हैं। और इसका जो फल पकता है वो कब पकता है? अक्टूबर महीने में पकता है। और इस बार को हम क्या कहते हैं? हस्तवार के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई हमारी बाहर। अब अगली हेडिंग देखते हैं उपज। उपज क्या है? तो अमरूद के पौधों से, अमरूद के एक फल से, अमरूद के एक पौधों से हमें कितनी उपज प्राप्त होती है? 450 फल प्राप्त होते हैं। अमरूद के एक पौधे से 450 फल प्राप्त होते हैं। या हम किलोग्राम के हिसाब से देखें तो 13 से 18 किलोग्राम प्रति पौधा में उपज प्राप्त होती है। तो कितनी है? 450 फल प्रति पौधा या 13 से 18 किलोग्राम प्रति पौधा हमें फल प्राप्त होता है। तो ये हमें क्या है? अमरूद की उपज हमें इतनी प्राप्त होती है। रोग कौन कौन से लगते हैं? तो रोग यहां पर मैं लिख रहा हूं, रोग, सूखा रोग। पहला रोग क्या है? पौधा सूख जाता है, इसको हम विल्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, फलों का कैंकर। अमरूद में क्या है? कैंकर रोग भी लगता है, यानी जो कैंकर होता है उसे कैंकर रोग भी होता है। तीसरा, फल सड़न। तो फल सड़न रोग भी लगता है इसमें, यानी फल क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। इसके बाद अगला रोग कौन सा लगता है? एंथ्रेक्नोज, जो आम में भी लगता था। तो ये एंथ्रेक्नोज भी क्या है? एंथ्रेक्नोज भी इसमें लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कीट। कीट कौन कौन से लगते हैं ये हम देखेंगे। तो मिलीबग, आम में भी मिलीबग रखता है, मैंने वहां पे नहीं बताया था, अब बता रहा हूं आपको। मिलीबग रोग है, मिलीबग अमरूद में भी लगता है और आम में भी लगता है। इसके बाद फलमक्खी। तो एक कौन सा रोग लगता है? फलमक्खी लगता है, एक पत्ती खाने वाला कीट। एक कीट ऐसा है जो क्या करता है? पत्तियों को खाने का कार्य करता है। और ये क्या लगते हैं? ये कीट इसमें लगते हैं। अब इसके बाद हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसे पूरा एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं। अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? सीडियम ग्वाजावा। सीडियम ग्वाजावा। कुल मिल्टेसी। उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका। पुरुष संख्या 22,33। जलवायु कैसी है? आम और अमरूद की एक जैसी जलवायु है। आम के लिए व अमरूद के लिए उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। 79 जातियां अमरूद की कौन कौन सी? इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, लाल अमरूद, नासिक, हरीजा और ग्वालियर 27। ये अमरूद की 79 जातियां हैं। इसके बाद रोपाई का समय। तो अमरूद की रोपाई का समय मई से जून या वर्षा ऋतु मानते हैं। प्रसारण को प्रवर्धन भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो प्रसारण कब करते हैं? तो हम लिखेंगे अमरूद का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक दोनों विधियों के द्वारा संभव है, परंतु आजकल हम वानस्पतिक विधियों के द्वारा ज्यादा प्रसारण करते हैं। इसमें किस किस के द्वारा करते हैं? तो एनआरसिंग के द्वारा, दाब कलम, कर्तन और टीकलकायन के द्वारा हम अमरूद का प्रसारण करते हैं। इसके बाद है अगली हेडिंग, पौधों की दूरी या पौधों में अंतरण। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी मीटर है? तो 6 × 6 मीटर अमरूद में हम दूरी रखते हैं। अंतरासस्यन क्या है? जब पौधे, जो फल वाले पौधे, उनकी
दूर दूर पौधे लगाए जाते हैं और इसके लिए हमें बीच में क्या है, गैप होता है, उनमें हम कुछ सब्जियां या कुछ फसलें उगा लेते हैं। इस खेती का अंतर सस्यन, खाली पड़ी जगह का हम क्या कर लेते हैं, लाभ ले लेते हैं, उसी को हम अंतर सस्यन कहते हैं। कटाई छटाई, सूखी रोगग्रस्त शाखाएं हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई शाखाएं हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, काट लेना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, कटाई छटाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपज की। तो जो अमरूद की उपज है, अमरूद के फलों की औसत उपज कितनी है, 450 फल प्रति पौधा। ये कैसी उपज है, औसत। औसत का मतलब होता है जोड़। जैसे 10 किसान है और 10 किसानों के, किसी के यहाँ 2 फल लगे, किसी के यहाँ 100 फल लगे, सबको जोड़ दिया और जोड़ के किसका 10 का भाग देते हो तो औसत निकल आती है। तो औसत उपज कितनी है, 450 फल प्रति पौधा या 13 से 18 किलोग्राम प्रति पौधा इसकी औसत उपज प्राप्त होती है। इसके बाद रोग, रोग कौन कौन से लगते हैं, सूखा रोग है, सूखे रोग को बेल्ट भी बोलते हैं, फलों में कैंकर होता है, फल सड़न रोग, एंथ्रेक्नोज, ये क्या है, इसके रोग हैं। कीट कौन कौन से हैं, मिलीबग, फलमक्खी और पत्ती खाने वाला कीट, ये इसके इंपोर्टेंट कीट है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगली खेती का नाम है आंवला की खेती। देखते हैं सबसे पहले आंवला का वानस्पतिक नाम। तो आंवला का वानस्पतिक नाम क्या है, अम्बलिका अम्बलिका ऑफ सिनेलिस, अम्बलिका ऑफ सिनेलिस। कुल क्या है, यूफोरबिएसी। तो इसका कुल क्या है, यूफोरबिएसी। उत्पत्ति स्थान या जन्म स्थान देखते हैं तो आंवला का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। ठीक है, इसके गुण सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जलवायु देखते हैं तो आंवला भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। आंवला उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। आंवला कैसी जलवायु का पौधा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। यह पौधा गर्मी व सर्दी सहन कर सकता है। तो हम लिखेंगे आंवला की जलवायु, आंवला उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। आंवला का जो पौधा है वो गर्मी व सर्दी को भी सहन कर सकता है। अगला है उन्नतशील जातियां। इसमें भी मेरे नाम से वैरायटी आती है, नरेंद्र, सेवन, नरेंद्र, 9, नरेंद्र, 10। ये तो हो गई मेरे नाम से। अब इसके अलावा देखते हैं तो एक वैरायटी है चकैया। एक वैरायटी का क्या नाम है, चकैया है। इसके अलावा बनारसी और एक वैरायटी कृष्णा भी है इसमें। तो ये क्या है, इसकी वैरायटियां हैं। ठीक है, तो नरेंद्र 7, नरेंद्र 9, नरेंद्र 10, चकैया, बनारसी, कृष्णा, कंचन। तो ये क्या है, इसकी वैरायटियां हैं। अगला क्या है, रोपाई का समय। तो मैंने आपको बताया था ज्यादातर फलों की जो रोपाई करते हैं वो वर्षा ऋतु में करते हैं। तो जून जुलाई, तो जून से जुलाई में इसकी क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। अब बात आती है प्रसारण की। आम, अमरूद और आंवला, इनका प्रसारण भी एक जैसा ही है। थोड़ा सा देखते हैं हम,
ये सेम आम जैसा है प्रसारण इसका। तो देख, तो हम लिखेंगे आंवला का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक दोनों विधियों से किया जा सकता है। वानस्पतिक विधि में कौन कौन सी है? तो कलकायन, एनार्चिंग, तो कलकायन आंवला का जो प्रसारण है वो कलकायन और एनार्चिंग यानी बेटकम और ग्राफ्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम इसका प्रसारण कर सकते हैं। अगला है पौधों की दूरी। तो आंवला के लिए जो पौधों की दूरी रखी जाती है वो सेम आम की तरह है, 10 इंटू 10 मीटर। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 10 इंटू 10 मीटर। अंतराल सस्यन मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं। कटाई छटाई के बारे में भी मैंने आपको 2 बार बताया है, इसलिए दोनों प्रश्नों में हमने पढ़ा है। अंतराल सस्यन और कटाई छटाई एक जैसी है जितनी भी प्रश्न है। फूलने फलने का समय, तो आंवला के पौधे में जो फूल आते हैं वो अप्रैल के महीने में आते हैं। आंवला के जो पौधे हैं उनमें जो फूल आते हैं वो कब आते हैं? अप्रैल के महीने में आते हैं। और फल कब लगते हैं? नवंबर दिसंबर में इनमें नवंबर दिसंबर में क्या आते हैं? फल लगते हैं। तो फूलने फलने का समय कब है? आंवला के पौधों में अप्रैल महीने में फूल आते हैं और फल नवंबर दिसंबर में प्राप्त होते हैं। अगली क्या है? उपज। आंवला के जो हमारा आंवला है उसका जब एक पूर्ण विकसित पेड़, आंवला का एक पूर्ण विकसित पेड़ है तो उससे 50 से 60 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। तो आंवला की उपज कितनी है? एक पेड़ से 50 से 60 किलोग्राम प्रति पेड़। आंवला की उपज कितनी है? 50 से 60 किलोग्राम प्रति पौधे या प्रति पेड़ से हमें उपज मिलती है। अब रोग कौन कौन से है? रोग में देखते हैं। रोग एक तो है सूखा रोग। एक रोग का नाम क्या है? सूखा। तो एक तो सूखा रोग हो गया जिसको हम विल्ट भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है? रस्ट। दूसरा रस्ट रोग है। तो आंवला में 2 रोग ये है, एक तो सूख जाता है पौधा और दूसरा रस्ट रोग होता है। तीसरा, अब कीट कौन कौन से हैं? अब कीटों के बारे में देखते हैं। तो एक तो पत्ती खाने वाला कीट, पत्ती खाने वाला कीट। एक तो कौन सा कीट है? पत्ती खाने वाला कीट है। दूसरा तनाछेदक। दूसरा कीट कौन सा है? तनाछेदक है। तीसरा दीमक, और चौथा फल मक्खी। ये रोग इसमें आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस काम। तो आंवला की खेती का वर्णन निम्न के बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो आंवला की खेती का अगर वर्णन करते हैं तो पहला है अम्बाल, वानस्पति का नाम है अम्बालिका ऑफिसिनेलिसिस, कुल U4PAC, जन्म स्थान भारत, जलवायु उष्णकटिबंधीय। आंवला की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। जो आंवला के पौधे गर्मी व सर्दी दोनों को ही सहन कर सकते हैं। 79 जातियां कौन कौन सी है? तो नरेन-7, नरेन-9, नरेन-10, चगैया है, बनारसी है, कृष्णा है, कंचन है। फ्रांसिस देवी इसकी एक जाति है। रोपाई का समय कब है? तो जून से जुलाई या वर्षा ऋतु में हम इसके पौधों की रोपाई करते हैं। प्रसारण या प्रवर्धन, तो हम बताएंगे कि आंवला का प्रसारण बीज व बाष्प दोनों विधियों से किया जा सकता है, परंतु आजकल किसके बाष्प विधि ज्यादा प्रचलित है, इसलिए कलकायन, एनार्चिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा हम इसका प्रसारण करते हैं। पौधों की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है? तो 10 इंटू 10 मीटर।
हम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखते हैं। अगला अंतरसस्यन, मैंने आपको बताया ही था, खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग करने के लिए बीच में खरीफ और रबी में छोटे छोटे पौधे या सब्जियों की फसलें लेना ही क्या कहलाता है? अंतरसस्यन कहलाता है। कटाई छटाई, पौधा में कटाई छटाई का क्या महत्व है? पौधों में कटाई छटाई, सूखी रोगग्रस्त शाखाएं हैं, सूखी शाखाएं, एक दूसरे के ऊपर घनी शाखाएं हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई शाखाएं हैं, उन सबको काटने के लिए हम क्या करते हैं? उन सबको हटा देते हैं, जिससे पौधों को स्वच्छ वायु व प्रकाश मिल सके। हाँ, फूलने फलने का समय अप्रैल में आंवला के फूल बनते हैं तथा नवंबर दिसंबर में फल बनकर तैयार हो जाते हैं। अगला है उपज। आंवला के एक पूर्ण बड़े पेड़ से 50 से 60 किलोग्राम प्रति पेड़ हमें फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद रोग है, रोग देखते हैं तो सूखा रोग है और रस्ट। सूखे को हम बेट के नाम से भी जानते हैं। कीट पत्ती खाने वाला कीट, तनाछेदक, दीमक और फलमक कीट, ये इसमें लगती हैं। अब हम देखते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। अगला प्रश्न पढ़ते हैं नींबू के बारे में। नींबू का जो प्रश्न आता है वो अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे। प्रश्न आता है नींबू प्रजाति के अंतर्गत आने वाले पौधों के सामान्य नाम तथा उसके वानस्पतिक नाम तथा कुल तथा दो जो जातियों के नाम लिखिए। तो सबका कुल तो एक ही होगा, परंतु उनकी जातियां अलग अलग हैं, तो वो हम देखते हैं। तो देखते हैं पहले फलों का नाम, तो कौन कौन से फल आते हैं। कौन कौन से फल आते हैं नींबू प्रजाति में, उनके वानस्पतिक नाम क्या है? तो उनके वानस्पतिक नाम लिखेंगे, दो दो जातियां लिखेंगे। यहाँ पे लिख ली जातियां, यहाँ उनकी जातियों के बारे में बताएंगे। तो अब हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम पहले में लिखेंगे फलों के नाम, दूसरे में लिखेंगे वानस्पतिक नाम और तीसरे में उसकी जातियां। तो पहले लिखते हैं माल्टा, माल्टा का जो वानस्पतिक नाम है वो है सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस। तो माल्टा का वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस साइनेंसिस। और इसकी जो जातियां हैं वो है, एक तो है जाफा, जाफा इसकी क्या है? एक उन्नती जाति है। दूसरा है पैरामेटा, ये इसकी उन्नती जाति है। और भी लिखने तो लिख सकते हैं, एक रूबी है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा जो हम नाम लिखने वाले हैं वो है संतरा। संतरा के नाम तो आप जानते ही होंगे। तो संतरा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे संतरा का वानस्पतिक नाम। तो संतरा का वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। रेटिकुलेटा। संतरा का वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। और इनकी जो जातियां हैं वो कौन सी है? एक तो है नागपुरी और एक है कोला कुर्ग, ठीक है, कॉल कुर्ग इसकी जातियां। एक किन्नो किंग भी है, किन्नो किंग, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा। तीसरा है हमारा
चकोतरा, चकोतरा का नाम लिखते हैं हम। चकोतरा है। और इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, तो सिस्टर्स मैक्सिमा इसका वानस्पतिक नाम है, सिस्टर्स मैक्सिमा। तो सिट्रस मैक्सिमा क्या है, इसका वानस्पतिक नाम है। और इसकी जो वैरायटी है वो है पियर शेप्ड और चकैया इसकी जाति हैं। इसके बाद बात करते हैं नींबू। नींबू सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, जो नींबू है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। और इसकी जो वैरायटी है वो है कागजी नींबू, जम्बूरी, ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं नींबू की। अब आता है महानींबू, पांचवा महानींबू। इसका वानस्पतिक नाम है सिस्टस पैराडीसी। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, सिट्रस पैराडीसी। और इसकी जो जातियां है वो है मार्स है एक, तो दूसरा रूबी भी है इसकी एक जाति, यानी मार्स और रूबी है। और सहारनपुर स्पेशल, सहारनपुर स्पेशल इसकी जातियां। अगला है लेमन। लेमन का वानस्पतिक नाम है सिट्रस लेमन, यानी जो लेमन है उसका वानस्पतिक नाम भी क्या है, सिट्रस लेमन है। और इसके जो जातियां हैं वो है पंत लेमन, यूरेका, राउंड, ये इसकी जातियां हैं। अगला है स्वीट लेमन। स्वीट लेमन का वानस्पतिक नाम है सिट्रस लेमोनिया, सिट्रस लेमोनिया। और इसकी जो जाति है वो है एक स्वीट लेमन है, एक तो स्वीट लेमन है, दूसरा स्वीट लाइम। ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं। तो देखते हैं, प्रश्न आएगा नींबू प्रजाति के अंतर्गत आने वाले पौधों के सामान्य नाम तथा उनके 5 तथा 2 जातियों के नाम लिखिए। तो पहली जाति, पहला फल का नाम है माल्टा। माल्टा का वानस्पतिक सिट्रस साइनेंसिस, जाति है जाफा, पैरामेटा और रूबी। दूसरा है संतरा। संतरा का वानस्पतिक नाम सिट्रस रेटिकुलेटा और उसकी जो जातियां हैं वो है नागपुरी और कोलापुर और किन्नो किंग। चकोतरा, चकोतरा का वानस्पतिक सिट्रस मैक्सिमा और उसकी जो जातियां हैं वो है पियर शेप्ड और चकैया। नींबू का वानस्पतिक नाम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया और उनका जो जातियां हैं वो है कागजी नींबू और जम्बूरी। महानींबू का वानस्पतिक नाम सिट्रस पैराडीसी और उनकी जो जातियां हैं वो है मार्स है, रूसी है, सहारनपुर स्पेशल है। लेमन का वानस्पतिक नाम सिट्रस लेमन, उसकी जो जातियां हैं वो है पंत लेमन और यूरेका राउंड। स्वीट लेमन का वानस्पतिक नाम सिट्रस लेमोनिया और उसकी जो जातियां हैं वो है
स्वीट लेमन और स्वीट लाइम, ये इसकी उन्नति जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताने वाला हूं आपको। इसका कुल क्या है, तो इसके कुल के बारे में हम देखते हैं कि इसका भाई कुल क्या है। वानस्पतिक नाम तो हमें पता था, पूछ लिया किसी का, अपन तो इन सभी का कुल क्या है, रूटेसी, रूटेसी। तो इनका कुल क्या है, रूटेसी है। तो ये तो कुल की बात हो गई। प्रसारण, वानस्पतिक प्रसारण होता है और बीज के द्वारा भी हम इसको उगा सकते हैं। न्यू प्रजाति के फलों का प्रसारण बीज व वानस्पतिक दोनों विधियों से किया जा सकता है। टी बडिंग है, सील्ड बडिंग है, कलकायन है, गुटी है, कर्तन है, रोपण है। तो पूछते नहीं है कभी, अभी तक पूछा नहीं गया कभी, पर आप लोग याद करना। जैसे आम, अमरूद और आंवला के थे वैसे ही फूलने फलने का समय का है। तो नींबू प्रजाति का फल होते हैं, वो पूरे वर्ष क्या करते हैं, फूलते फलते रहते हैं, लेकिन अधिकतर 1 या 2 बार ही फूलते हैं। तो ये इसके हैं। बाद बाकी इसका कुछ नहीं है। नींबू का एक रोग है, नींबू का कैंकर है, और कीट नींबू का साइला, ये आप याद कर लेना। नींबू कैंकर ये रोग है इसका, और नींबू साइला ये इसका कीट है। तो ये प्रश्न हमारा खत्म हो गया है, आप एक बार देख लें। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न एक आम से है, आम के बारे में। अगला प्रश्न है, आम का जो एकांतर फलन होता है वो क्यों होता है, यानी एकांतर फलन की परिभाषा दीजिए और इसे रोकने के उपाय बताइए। तो एकांतर फलन की परिभाषा और इसे रोकने के उपाय। तो आम की परिभाषा सुने पहले तो। आम की किस्मों के अनुसार, आम की किस्मों के अनुसार एक वर्ष फल व फूल आना तथा दूसरे वर्ष फल व फूल न आना, इस प्रकार की अनियमितता को ही हम क्या कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं। यानी एक वर्ष तो फल फूल अच्छे आते हैं परंतु दूसरे वर्ष फल फूल नहीं आते या कम मात्रा में आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं। इसे रोकने के क्या उपाय हैं वो हम देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे, रोकने के उपाय, यानी एकांतर फलन को रोकने के उपाय। एकांतर फलन को रोकने के उपाय क्या है। पहला उपाय है इसके CN अनुपात को, यानी CN का मतलब है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इसके CN अनुपात कार्बोहाइड्रेट अनुपात नाइट्रोजन, इसके CN कार्बोहाइड्रेट तथा नाइट्रोजन का अनुपात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके CN अनुपात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पहला प्रश्न, आम के एकांतर फलन को रोकने के लिए पहला पॉइंट क्या है कि जो आम के एकांतर फलन को अगर रोकना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कार्बोहाइड्रेट तथा नाइट्रोजन यानी CN अनुपात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है बसंत एवं ग्रीष्म काल में खेतों की जुताई करके मिट्टी को खुला छोड़ देना चाहिए।
दूसरा पॉइंट क्या है कि बसंत एवं ग्रीष्म काल में, जो बसंत ऋतु है और ग्रीष्म काल में जुताई गुड़ाई करके हमने क्या है, खेतों की जुताई या गुड़ाई करके क्या करना चाहिए, उसमें हमें क्या खुला छूट देना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आम के पौधों को सही अंतराल पर लगाना चाहिए। जो आम के पेड़ हैं उनको क्या है, सही दूरी पे यानी सही अंतराल पर ही लगाना चाहिए। अगर आप सही अंतराल पर नहीं लगाते तो जगह कम होने की वजह से सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं आ पाता है, इसलिए भी क्या होते हैं, फल फूल कम बनने लगते हैं। अगला है चौथा पॉइंट, बौर आने पर, बौर हम किसे बोलते हैं, आम के जो फूल आते हैं उनको हम बौर बोलते हैं। बौर आने पर आधे बौरों को तोड़ देना चाहिए, जिससे नई शाखाएं विकसित हों। आम में जो बौर आते हैं उनमें से आधे बौरों को क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए, जिससे क्या है, जो बौर टूटेंगे वहां से क्या होंगे, नई शाखाएं विकसित होंगी। जिससे क्या होगा, जब नई शाखाएं विकसित हुई तो वो जो शाखाएं बढ़ रही है वो अगले साल जाके क्या करेंगे, फल देंगे। अगला पॉइंट है, आम के बगीचे को ईंटों के भट्टों से दूर लगाना चाहिए। जो आम के बगीचे होते हैं उनको, जहाँ ईंट के भट्टे हैं, ईंट की जो चिमनी होती है उससे आम के पौधों को नुकसान होता है, इसलिए ईंट के भट्टों के पास आम को हमें नहीं लगाना चाहिए। अगला है छठवां पॉइंट, जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उस वर्ष शाखा से 1.5 सेंटीमीटर छाल हटा देना चाहिए। जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उस वर्ष क्या करना चाहिए, शाखाओं से 1.5 सेंटीमीटर छाल को हटा देना चाहिए। अब देखते हैं हम दोबारा से पूरा, आम का एक अंतर फलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए तथा इसे रोकने के उपाय बताइए। तो आम का एक अंतर फलन क्या है, तो आम की किस्मों के अनुसार एक वर्ष फूल व फल आना तथा दूसरे वर्ष फूल व फल न आना, इस प्रकार की जो अनियमितता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर फलन कहते हैं। इसे रोकने के उपाय क्या है, तो पहला पॉइंट है कि भाई इस जो पौधे हैं उनके CN अनुपात यानी कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन के अनुपात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बसंत एवं ग्रीष्म काल में, यानी बसंत यानी जनवरी फरवरी, ग्रीष्म यानी गर्मियों के समय में खेतों की जुताई गुड़ाई कर देना चाहिए और उनमें खुला छोड़ देना चाहिए, और साथ में आप उसमें खाद भी डाल सकते हैं। खाद डाल देंगे तो जो नीचे से पौधे क्या लेंगे, पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे और अगले साल तक नई शाखा विकसित करेंगे। आम के पौधों को सही अंतराल पर लगाना चाहिए। जो आम के पौधे की जो सही दूरी है 10 × 10 मीटर और छोटे पौधों यानी बौनी जातियों के लिए 2.5 × 2.5 मीटर, इस इतनी ही दूरी पर हमें पौधों को लगाना चाहिए बाग में। बौर आने पर आधे बौरों को तोड़ देना चाहिए। जब पौधों में बौर आते हैं तो बहुत सारे बौर आते हैं, तो हमें आधे बौरों को कुछ शाखाओं से बौरों को तोड़ देना चाहिए। जब शाखाएं टूट जाएंगी, यहाँ से टूट जाएगी शाखा, तो आगे विकसित नहीं होगी और अपने यहाँ से आसपास से नई ब्रांचेस बनाने का कार्य करेंगे, नई शाखाएं बनाने का कार्य करते हैं।
जिसकी वजह से वो अगले साल जाकर और हमें फल देगी। 5वां पॉइंट है आम के बगीचे को ईंटों के भट्टों से दूर लगाना चाहिए। जो आम के बगीचे हैं उनको ईंटों के भट्टों के पास नहीं लगाना चाहिए, ये आम की फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उस वर्ष शाखा से 1.5 सेंटीमीटर छाल हटा देना चाहिए। जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उस वर्ष क्या करना चाहिए, शाखा से जैसे रिंग टाइप में हमें क्या करते हैं, छाल हटा देते हैं। छाल हटाने का मतलब है जब यहाँ से अगर मांस हटा दिया जाए तो ये वृद्धि नहीं करेगी। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जब छाल हटा देंगे तो पौधों की शाखाएं आगे वृद्धि नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद ये घाव भरेंगे, तब वो जाके अगले साल हमें फल देखने लगते हैं। तो इसलिए ये होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक प्रश्न और रह गया है, उसके बारे में और जानकारी देते हैं। एक प्रश्न और है, उसके बारे में और पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमरूद की मृगबहार फसल की या अमरूद की मृगबहार जो फसल होती है उससे अधिक पैदावार लेने के कोई 5 सुझाव दीजिए। अमरूद की जो मृगबहार फसल है उससे हम फल लेते हैं। अभी मैंने बताया था अमरूद वाली फसल में कि मृगबहार के फल जो होते हैं वो मोटे, बड़े व मीठे होते हैं। तो हम ज्यादातर जो फसलें लेते हैं वो मृगबहार फसल की लेते हैं। तो उसके बारे में हम प्रश्न है कि अमरूद के पौधों में बाहर नियंत्रण के सुझाव बताइए या उपाय बताइए, या अमरूद की मृगबहार पौधों की अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए कोई 5 सुझाव दीजिए। तो वो हम देखते हैं। अमरूद की मृगबहार को बढ़ाने के सुझाव। तो अमरूद की मृगबहार को बढ़ाने का पहला सुझाव क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि शरद ऋतु के फल प्राप्त करने के लिए अप्रैल मई में जुताई कर देना चाहिए। अगर आप सर्दियों में फल चाहते हो, शरद ऋतु में फल लेने के लिए अप्रैल से मई के बीच में, अप्रैल से मई के मध्य खेतों की जुताई करवा देना चाहिए। खेतों की जुताई बढ़ाई करना चाहिए। अगर आप सर्दियों की ऋतु में फल लेना चाहते हो, शरद ऋतु में फल प्राप्त करना है तो आपको अप्रैल और मई के महीने में क्या करना पड़ेगा, जुताई करनी पड़ेगी। जिससे क्या है, जुताई करने से मिट्टी अच्छी हो जाएगी और आगे जड़ों को विकसित करने का कार्य करती। दूसरा पॉइंट क्या है, जुताई करने के बाद हमें खेतों को कैसा करना चाहिए, जुताई कर दी, जुताई के बाद खेतों को खुला छोड़ देना चाहिए। जुताई के बाद खेतों को खुला छोड़ देना चाहिए। जुताई के बाद हमें खेतों को कैसा करना है, खुला छोड़ देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, शरद ऋतु में नए रोपित पौधों से पत्तियों को हटा देना चाहिए। शरद ऋतु में जो नए रोपित पौधे हैं उन्हें पाले से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी पत्तियों को व शाखाओं को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक, तो शरद ऋतु में नए पौधों से पत्तियों व शाखाओं को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर पाला पड़ेगा तो पत्तियों को ही सबसे पहले नुकसान होगा, इस शाखा इससे पूरा पौधा खराब हो जाएगा। इसी शरद ऋतु में नए रोपित पौधों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पाले से बचाने के लिए उनको क्या कर देते हैं, शाखाओं को क्या करते हैं, मूलबंध से शाखाएं और पत्तियों को हटा देते हैं।
अगला है फलते हुए वृक्षों में फल लेने के बाद कटाई छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर ही फूल व फल बनते हैं। अगर फलते हुए वृक्ष है और उससे फल लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसकी हल्की कटाई छटाई कर देना चाहिए। जिस क्यों क्यों करते हैं, जैसे नई शाखाएं बनेंगी तो उन पर अगले साल क्या बनेंगे, फूल व फल आएंगे, इसलिए हमें ये करना चाहिए। अगला है नंबर 5, ऊपर की शाखाओं की हल्की छटाई कर देना चाहिए, जिससे पौधा पेड़ अधिक ऊंचा न हो और नीचे ही ज्यादा फल प्राप्त हो। ऊपर की शाखाओं की हल्की छटाई करें, ज्यादा ऊपरी शाखाएं होती है तो उनकी छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पौधा ज्यादा ऊंचा ना हो और पेड़ अधिक ऊंचा ना हो और नीचे ही ज्यादा फल प्राप्त हो सके, क्योंकि अमरूद की जो शाखाएं होती है वो कमजोर होती है, हम उसके ऊपर चढ़कर नहीं तुड़ाई कर सकते। देखते हैं अमरूद की मृगबहार को रोकने के उपाय। अमरूद की मृगबहार से अधिक पैदावार लेने के उपाय। तो अमरूद की मृगबहार से अधिक पैदावार कैसे लेते हैं, शरद ऋतु में फल लेने के लिए अप्रैल मई के महीने में क्या करना चाहिए, खेतों की जुताई गुड़ाई कर देना चाहिए। दूसरा है जुताई के बाद खेतों को खुला छोड़ देना चाहिए। जब जुताई हो जाए तो उसके बाद खेतों को खुला छोड़ देना चाहिए, जिसमें जो कीट होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। शरद ऋतु में नए रोपित पौधों को पत्तियों को हटा देना। शरद ऋतु में अगर आपने नए पौधे रोपे हैं तो रोपने के बाद उनके ऊपर से पत्तियों और शाखाओं को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाला पड़ने की संभावना की वजह से हम इसे करते हैं। फलते हुए वृक्षों से फल लेने के बाद कटाई छटाई कर देना चाहिए। जब फलता हुआ वृक्ष है, जिसमें फल है, फल लेने के बाद हमें उनकी कटाई छटाई कर देना चाहिए, जिससे अगले साल हमें क्या मिले, अच्छी फसल प्राप्त हो। ज्यादा ऊपरी शाखाएं उनको भी हमें काट देना चाहिए, क्योंकि हमें नीचे ही की शाखाओं पर उतने फल प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए पौधे को ज्यादा बड़ा न होने दें। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा था फलों की खेती का अध्ययन, और ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं इनमें से, इसलिए आप इन 6 प्रश्नों को याद कर लें। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इनके बाद जैसा मैंने बताया वैसे ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब